और ऊपर वाले को एक चीज समझ में आता है, वो बस किसानों की भाषा को समझता है। आप अगर हंसोगे मुस्कुराओगे तो ऊपर वाला बोलेंगे तथास्तु, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। रोएंगे, चुप रहेंगे, उदास हो जाएंगे तो ऊपर वाला बोलेंगे तथास्तु, ऐसे ही रहो। उसी में मजा आता है। कारण क्या इसका जानते हैं? ऊपर वाले को पूरा वर्ल्ड चलाना पड़ता है और सिर्फ हिंदुस्तान में 3600 भाषा बोली जाती है। अब ऊपर वाला पाकुर भाषा समझे तो वो सीधा पंजा निकालिए, भैया इशारों की भाषा समझनी है। तो अब हमारे ऊपर है कि हम ऊपर वाले को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तैयार हैं? यस। कुछ लाइन मैंने पढ़ी थी कहीं कि कदम चूम लेती है खुद आकर मंजिल, मुसाफिर अगर तू हिम्मत ना हारे, है तुझ में वो ताकत अगर जो तू चाहे तो चट्टान की आने तू पर्वत दे। हम लोग बहुत बनती है, क्यों जानते हैं? क्योंकि इंसान ऊपर वाले ने बहुत कृपा की कि इंसान बना के भेजा, नहीं तो पता चलता कि 2 रोटी के लिए रोड पे भटक रहे है ना। कुछ भी बना सकता था, लेकिन ऊपर वाला आपको इंसान बना के भेजा। इसका मतलब ऊपर वाले को यकीन था कि ये आत्मा जब धरती पे जाएगी तो कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। लेकिन इस धरती पे आकर के भी अगर जैसे तैसे जिंदगी को काट रहे हैं, जैसे तैसे काम चला रहे हैं, तो भैया एक बार मुड़ के देखना पड़ेगा कि इंसान ही है क्या। मेरा छोटा सा परिचय, मेरा नाम कल्याणी मिश्रा, बोकारो स्टेट सिटी झारखंड की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र है 16 साल। क्योंकि मैं 16 साल इसलिए करती हूँ, 16 साल पहले जो जिंदगी थी उसमें बस सांस लेती थी, धड़कनें चलती थी, खाना खाती थी, कपड़े धोती थी, बर्तन धोती थी, रात में सो जाती थी। जीवन का कोई मकसद नहीं था। लेकिन जिस दिन मेरे जीवन में आरसीएम का प्लान आया, उस दिन मेरे जीवन को मकसद मिला। और जब तक आपके जीवन का मकसद न हो तब तक इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैं अपने आप को 16 साल के कहती हूँ। और एक और कारण है, 16 साल की जो उम्र होती है ना, टीनेज वाली, इसमें हम लोग सपने बड़े हसीन देखते हैं। घर में खाने तो हो या ना, लेकिन सपने तो हवाई जहाज में चढ़ने के देखते हैं। 16 साल का कोई भी बच्चा अपने आप को हीरो हीरोइन से कम नहीं समझता। सब अपने आप में सलमान खान, आर्यन खान, नीली को देखते हैं। पता नहीं आजकल के हीरो का ज्यादा नाम भी नहीं पता, तो फिल्मों से बहुत दूर हो गए। लेकिन सब अपने आप को हीरो समझता है, हीरोइन समझता है। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी के चक्कर में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे जीवन के उथल पुथल में आगे चलते हैं, तो फिर क्या होता है? भूल गए राग रंग, भूल गए कजरी, और 3 चीज याद है, नमक तेल लकड़ी। और कहीं ना कहीं जो बचपन वाले सपने हैं ना, वो सारे सपने खो जाते हैं। देखिए, मैं एक बहुत ही सिंपल आम घरेलू महिला थी। आज भी सबसे पहले घर है, उसके बाद बिजनेस है, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली है। तो वो क्या है, 16 साल पहले से इतने दिनों से तो घरेलू माहौल नहीं थे, तो अभी तक अंदर से गया नहीं, कहीं ना कहीं है, अटका हुआ आज भी। एक सिंपल सी घरेलू महिला, जिसका हिंदुस्तान में हाउसवाइफ की बात करें तो एक ऐसा काम जिसका ना कोई नाम है, न दाम है, न इनाम है, और 24 घंटे करते रहना पड़ता काम। एक ऐसे काम को मैं बिलोंग करती थी। एक हाउसवाइफ जो होती थी, गृहिणी, एक गृहिणी की अपनी इनकम की कोई साधन नहीं होती। बचपन से मायके में समझाया जाता है, तुम जहाँ जाओगी शादी करके जिसके साथ जाओगी वो तुम्हारा घर है।
आज के समय में नया साल शुरू नहीं होता है कि लाख रुपये की बधाई आने लगती है। इस सिस्टम से क्या क्या मिला अगर बोलने जाऊँ ना तो शायद पूरे जीवन खत्म हो जाए। इतना सब कुछ मिला है, लेकिन बस एक चीज मैं आप सभी के पास रखना चाहती हूँ, ये बिजनेस आपको तब मिलता है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो ऊपर वाले से क्या प्रार्थना करते हैं, मेरी गरीबी हटा दो, मेरी बीमारी हटा दो, मेरा बच्चा को सेटल करा दो, है ना? ये सब परेशानी लेके ऊपर वाले के पास जाते हैं। जब फुल पैकेज में आपकी परेशानी बढ़ जाती है और ऊपर वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, तो ऊपर वाला आरसीएम का प्लान आपके घर में भेज देता है। जिस वक्त मेरे जीवन में ये प्लान आया, उस वक्त मेरी जो लाइफ थी, करने को मेरे पति थे बैंक में जॉब करते थे, एक नर्सिंग होम चल रही थी, मतलब ऊपर से देखो तो जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, क्योंकि उस वक्त समझ में आता था कि जीवन ऐसे ही चलती है। जिंदगी होती क्या है पता ही नहीं था, क्योंकि अपने आसपास जितने लोग थे सब तो इसी काट रहे थे, तो लगता था कि जीवन ऐसे ही चलती है। हालात ऐसे थे, एक साड़ी खरीदना हो तो साल भर प्लानिंग करना पड़ता था। दुर्गा पूजा में खुद की साड़ी खरीदेंगे, छठ में सासू माँ की साड़ी खरीदेंगे, भाई दूज में ननद के लिए खरीदेंगे, ऐसे करके प्लानिंग होती थी, तब जाकर के एक साड़ी खरीद पाते थे। जब तक इस बिजनेस में शुरुआत नहीं हुई थी, सर का बैंक में जॉब था, साइड से बिजनेस थी, और उसके बाद मैं भी घर में खाली नहीं बैठती थी, थोड़ा बहुत सिलाई नहीं करती थी। लेकिन तब भी हालात ऐसे थे। आज के समय में सोना खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, अब सोना को रखने के लिए सोचना पड़ता है। अब ये सोचना पड़ता है कि इतना गोल्ड ले लिए तो इसको रखना कहाँ है, उसके लिए बैंक में लॉकर लेना पड़ता है, एक अलग टेंशन है। मतलब क्या, लाइफ में टेंशन हमेशा रहेगा, गरीबी में गरीबी वाली टेंशन, अमीरी में अमीरी वाली टेंशन। लेकिन जब टेंशन में ही जीना है तो अमीरी वाली टेंशन ले लें, है ना? ले सकते हैं? Yes. तैयार है? देखिए, मैं एक सिंपल महिला हूँ, बहुत ज्यादा मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, पीटी एमपी की मेरी डिग्री है, मतलब कानपुर के मैट्रिक पास, ये मेरी डिग्री है। सिंपल घर संभालने वाली महिला, बाल बच्चा, परिवार, पति, सास ननद के झगड़े, कभी दाल में नमक तेज, कभी चाय में चीनी कम, कभी सब्जी अच्छी नहीं बनी, है ना? यही चलती थी, वही कहानी मेरे जीवन की थी। लेकिन कहीं मैंने पढ़ा है, जब आप शिद्दत से कुछ चाहते हो अपने जीवन में, तो ऊपर वाला आपको उससे मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। आपके चाहने में वो दम होना चाहिए, आपके सपनों में वो दम होना चाहिए, और खुद पे भरोसा होना चाहिए। मेरी जब शादी हुई थी, मैं बेसिकली मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ, 6 भाई बहनों का मेरा परिवार था। पिताजी कांग्रेस के एक लीडर थे, समाज सेवी आदमी थे, महात्मा गांधी जी के भक्त थे। मतलब खुद कष्ट में रह लो लेकिन एक्स्ट्रा इनकम की नहीं सोचना है। वो हमेशा शिक्षा देते थे कि सोच हमेशा ऊंचा रखो और निगाहें हमेशा नीचे रखो। ये मेरे पिताजी की हमेशा की शिक्षा होती थी। बहुत मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि इतने अच्छे पिता और इतनी अच्छे माता जी मुझे मिली। कहीं ना कहीं उनका संस्कार ही है जो कि इस बिजनेस में मुझे बढ़ने का मौका मिला। पिताजी बोलते थे उस वक्त की सोच को हमेशा बड़ा रखो और निगाहों को नीचे रखो। समझ में नहीं आता था कि इनकी बातों का मतलब क्या है। जिस दिन ये बिजनेस मिला उस दिन समझ में आया, सपने तो बड़े रखने हैं लेकिन साथ में सभी को लेके चलना है। जिस दिन ये नेचर अपने अंदर समा जाएगा उस दिन इस बिजनेस में स्टार होने लग जाएगा। कुछ बातें जो मेरे जीवन को अर्श से निकाल के, फर्श से निकाल के अर्श तक पहुंचाई, मैं आज आप लोगों के साथ कम शब्दों में शामिल करना चाहूंगी। लेकिन मैं कोई टीचर नहीं हूँ कि आप लोगों को कुछ पढ़ाने आई हूँ, कोई बहुत बड़ी ज्ञानी भी नहीं हूँ कि कुछ सिखाने आई हूँ। मैं तो बस खुद जागी हूँ और आपको जगाने आई हूँ। तैयार है? तैयार है? सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है?
उसको करना पड़ेगा मिशन के लिए, कमीशन के लिए। मिशन के लिए करेंगे तो कमीशन इतनी आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा, और कमीशन के लिए करेंगे तो फिर बिजनेस को करना मुश्किल हो जाएगा। ये बिजनेस लोगों को आगे बढ़ाने से इनकम देता है, खुद के बारे में सोचेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने इस बिजनेस में यही चीज सीखा, लेकिन थोड़ी सी ये आसान नहीं होती है। एक कहानी मैंने सुनी थी कई बचपन में, जब धरती बनाई जा रही थी, तैयार हो रही थी, तो पेड़ पौधे, झरने, नदी, नाले, जीव जंतु सब बनाए जा रहे थे। हमारे यहाँ जब महीने की क्लोजिंग हो जाती है तो आपके अपने बैठते ना काउंसलिंग करने के लिए, किसका हुआ, किसका छूटा हुआ, कहाँ अच्छा हुआ, कहाँ खराब हुआ। तो वैसे ही भगवान जी लोग भी बैठते थे काउंसलिंग करने के लिए, क्या अच्छा बना, क्या बुरा बना। तो सारी सृष्टि जब बन रही थी, लेकिन वो लोग खुश नहीं थे कि ऊपर वाले की रचना जैसी कोई रचना अभी तक हुई नहीं। पेड़ पौधे बन गए, झरने बन गए, पहाड़ बन गए, जीव जंतु बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं थी। जैसे वाइटल हो गया, रॉयल्टी हो गया, टेक्निकल हो गया, लेकिन मजा तो तब आएगा जब डायमंड होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही थी। फिर उन्होंने विचार किया, पूरी प्लानिंग की, पूरी तैयारी की, और पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी, पूरी डेडिकेशन के चीज साथ जो बनाया, वो बना के तैयार किया इंसान। और जब इंसान को बनाया तो फिर से एक बैठक हुई, सभी लोग बैठे देखने के लिए। तो जब सभी लोग बैठे तो ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो मैंने ये इंसान बनाया है, ये जो चाहे कर सकता है, इसको सारा पावर दो। इसके अंदर इतनी शक्ति है कि ये जो चाहे वो कर सकता है। तो कुछ और देवता लोग भी परेशान हो गए, भैया बोले तो बहुत गड़बड़ कर दिया आपने। अगर ये सब कुछ कर सकता है तो कभी भी हम लोगों को गद्दे से उतार के फिर हमारे गद्दे पे आ जाएगा। टेंशन वाली बात थी ना। अब ऊपर वाला हमेशा देना जानता है, वो लेना नहीं जानता। जो दे दिया उसको ले तो सकता नहीं था। तो ऊपर वाले ने एक उपाय निकाला, जब इतना सब कुछ दिया है तो कुछ और दे दो। और 2 वायरस लोगों के जेहन में डाल दिया, ईगो और हिंसा। और वो इतना पावरफुल वायरस डाल दिया कि आप इससे निकल पाओगे तब तो कुछ और करने की सोच रहे हैं। ज्यादातर आम इंसान देखिए, हर किसी के पास वो ताकत है, वो शक्ति है, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम कुछ करने जाते हैं, जैसे ही हम बिजनेस के लिए तेरे अपलाइन बताते हैं, हमारे अपलाइन बताते हैं, प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट सेल करनी है, लोगों को बताना है, लोगों को हम बताने जाते हैं। जैसे किसी के घर में एक इंसान ने ना बोल दिया, अपना ईगो जग जाता है, अरे यार इतना अच्छा कमा रहे थे, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, ये लोगों की बातें सुनने जाए, लोगों की गालियां खाने जाए, आज के आज है ना। सबसे पहले ईगो सामने आता है। इस ईगो को अगर आप हटा पाएंगे, आराम से स्टार्ट हो जाएगा। सीधा सा मंत्र यही है, स्टार्ट हो जाएगा। तैयार है? तैयार है? हटा सकते हैं? बोलने में जब एनर्जी इतनी कम हो तो हटा कैसे पाएंगे? कहना आसान है, लेकिन हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऊपर वाला का दिया हुआ वरदान है ना। लेकिन मैं कुछ उपाय आज आप लोगों के पास रखना चाहती हूँ, जिससे आसानी से आप अपनी ईगो को हटा करके एक बड़े लेवल तक जा सकते हैं। और वो मंत्र, जो मंत्र मैंने अपनाया मेरे जीवन में, वो मंत्र अगर आप भी अपना लें तो बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगी कैसे मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया। जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, मेरे पास प्लान आया, ठीक ठाक छोटे मोटी जिंदगी चल रही थी। जो शख्सियत मुझे प्लान दिखाने के लिए आए थे, आज भी मैंने उनको इनवाइट किया था, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पाए। जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था इस बिजनेस का, सर के दोस्त थे, मेरे पास जब बैठे तो बहुत लंबा चौड़ा प्लान दिखाया। 1 डेढ़
करोड़पति बन सकते हैं। मेरे समझ में उसकी बातें नहीं आ रही, क्योंकि पता नहीं कितने पीढ़ी से मेरे पिताजी, उसके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी नमक, तेल, हल्दी, मसाला, चाय पत्ती खरीद रहे हैं। किसी के घर में एक लड्डू भी नहीं आया और बंदा बोल रहा है कि दुकान चेंज करने से आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन लास्ट में उसने एक बात कही, क्योंकि वो ठान के आया था कि आज फंसा के जाना, तो लास्ट में उसने कही, भाभी जी इसमें एक साबुन खरीदेंगे तो आपके घर में 1 रुपया आएगा। वो 1 रुपया फटाफट मेरे समझ में आ गया, क्योंकि मैं एक सिंपल सी मामूली सी हाउसवाइफ थी, गुल्लक में पैसा जमा करना चाहती थी। और हम महिलाएं जब वो गुल्लक तोड़ती है ना, जमा करते हैं ना आप लोग, और जब वो गुल्लक तोड़ते हैं तो इतना सारा सपना अपना तैयार हो जाता है। इस पैसे को लेके मायके जाएंगे, मम्मी के लिए ये लेंगे, भाई के लिए ये लेंगे, भाभी के लिए, भतीजा के लिए, सबके लिए सपने बन जाते हैं उस छोटे से गुल्लक में। तो वो 1 रुपया मुझे फटाफट समझ में आ गया और मैंने ये तुरंत कैलकुलेट किया, महीने में मेरे घर में 4 से 5 पीस साबुन का खर्च है। इसी रफ्तार से लगी तो बुढ़ापे तक 1 लाख साबुन तो यूज हो जाएगा। तो बुढ़ापा में मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया। इस बिजनेस को मैंने ये सोच के ज्वाइन किया था कि बुढ़ापे में मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया होगा। आज के समय ये बिजनेस मुझे महीने का 5 लाख मिलेगा। हम जो सोच सकते हैं, जो चाह सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा देने की ताकत है बिजनेस में। बस करना क्या होगा, खुद को टिकाए रखना, मजबूती से बस खड़ा रहना। तैयार है इसके लिए? कर सकते हैं? मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मुझे वो समझ में आ गया 1 रुपया। जैसे ही मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मैं बहुत एक्साइटेड थी। सर जब घर आया तो मैंने सर को वो किट दिखाया और सर को मैंने एक लाइन में बोल दिया, सर इतने अच्छे सिस्टम को आज मैंने ज्वाइन किया है, एक प्रोडक्ट को यूज करने से 1 लाख आएगा, अगर सारा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो तुम लोग करोड़पति बन जाएंगे। बात करते हैं हम लोग के साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। जब प्लान देखते हैं, जब सेमिनार में आते हैं, इतना जोश हो जाता है, जुनून हो जाता है, लगता है बस हो गया, अभी तो पूरी दुनिया जीत। लेकिन बाहर भी जैसे ही जाके एक आदमी से बात करते हैं ना, वो ऐसा स्विच घूमता है कि सारा पंचर तब बाहर। सर ने जैसे ही उस किट को देखा, सर ने कहा, जो बंदा तुमको आज फंसा के गया है, पिछले 6 महीने से मेरे पीछे पड़ा था और मैं उसे टाल रहा था, इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं के पास दिमाग नहीं है। जब सर ने ये बात कही तो थोड़ा सा तो धड़कन बढ़ा कि लगता है कुछ गलती हो गया, लेकिन इंसान है ना, ईगो तो है अंदर में, मानना थोड़ा कि गलती हो गया। मैंने बोला, सर जाने दो, महिलाओं में दिमाग नहीं होता, दिल बहुत बड़ा होता है, दिल से काम चलाता है। और बाकी देखिए, महिलाओं में दिल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जिस घर में हमारा जन्म होता है, पलती है, बड़ी होती है, माँ बाप, भाई बहन, सखी सहेली, आस पड़ोस, सारे रिश्तों को छोड़ करके एक व्यक्ति में, एक बार घर के लोग बोलते हैं, आज से गिरी तुम्हारा सब कुछ और चले आके दिमाग से सोचते कि तो ऐसा होगा क्या, ये तो दिल का तभी हो पाता है। साइंस मानती है कि एक बच्चे को जन्म लेने में जितना दर्द होता है, गोली लगने में उससे कम दर्द होता है। लेकिन लोग गोली लगने से मर जाते हैं और महिलाएं एक के बाद भी दूसरा पैदा करने का हिम्मत करती हैं। मैंने सर को बोला, सर जो हो गई सो हो गई, प्रोडक्ट तो लेना ही नहीं। जैसे ही 1-2 महीना प्रोडक्ट लिया, ऊपर वाले की नई मर्जी, नई प्लानिंग, हमारे एरिया का जो पिकअप सेंटर था वो बंद। अब प्रोडक्ट जो थी तो प्रोडक्ट की मात्रा कम थी और अब प्रोडक्ट लाने के लिए जाना पड़ता हमारे घर से कम 60 किलोमीटर दूर। तो मैं जब सर को बोलती लाने के लिए, तो अगर 2 दिन पहले उनकी पसंद का खाना खिलाती बिहार से। सर को पकौड़ा बहुत पसंद है, तो बिना माने पकौड़ा सामने खिलाती, तो सर भी समझ जाते कि लगता है प्रोडक्ट मंगाना है इसको, सामान किचन में खत्म हो गया। सर इसके बाद जब 2 दिन 3 दिन उनके पसंद का खाना खिलाया, फिर धीरे से उनको लिस्ट थमाया। सर लेके जाते, पहले तो थोड़ा सा नखरा करते, फिर लेके जाते सामान लाने, ट्रेन से जाना होता था, कोई ना कोई उनको रास्ते में मिल जाता और वो टोपी देता
पागल हो गया, तेरी पत्नी भी पागल हो गई। और सर जब ये बात सुन के आते थे तो सामान के साथ इतना सारा गुस्सा भी आता है, क्योंकि ईगो है ना, ऊपर वाला डाल के ले जाते हैं, तो गुस्सा भी लेके आते थे। और कहीं ना कहीं वो भी सही थे, क्योंकि इनकम कहीं दिख नहीं रही थी और खर्चे ज्यादा दिख रहे थे। लेकिन जब सर लेके आते थे तो मैं सर को कुछ भी नहीं कहती थी, चुपचाप चाय पानी पिलाती थी और शाम हो जाती थी, एक दो दिन बात हो रही है। ऐसे करते करते लगभग 7 महीने मेरे घर में प्रोडक्ट आया, और 7 महीने के बाद पहली बार मेरे घर में एक इनकम आई मेरे नाम से। उस वक्त मेरा ना तो बैंक में अकाउंट था, आधार कार्ड होती नहीं थी, वोटर कार्ड बनवाया नहीं था, तो मतलब अपना नाम कहीं भी नहीं था, और घर में भी लोग नाम से तो बुलाते नहीं थे। लेकिन पहली बार मेरे नाम से एक चेक आया जिसपे कल्याणी मिश्रा लिखा हुआ था और 527 रुपए की। और जब चेक आई तो डबल खुशी थी, एक तो मेरे नाम से आई थी, दूसरी अपनी जीत भी हुई थी। सर ने कहा था बस में योग कुछ नहीं होगा, और इनकम आई। उस दिन सर जैसे ही बैंक से घर वापस आए, मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। सर को जैसे ही वो चेक दिखाया, सर भी अवाक रह गए, उनको भी विश्वास नहीं था कि पैसा आता है, वो बस मेरी खुशी के लिए सामान लेके आ रहे हैं। लेकिन जब देखे कि कहीं नहीं गई, कुछ नहीं किया, सामान भी मैं लाके देता हूँ, घर में ही रहती है, फिर भी 527 रुपये आ सकता है। अगर इस बिजनेस को सीखेंगे, अगर इस बिजनेस को थोड़ा सा करना चाहिए, तो सबको भी अब समझ में आ गया कि करोड़पति बन सकते हैं। और सर गए उस बंदे के पास जिसने प्लान बनाया, और जैसे ही सर ने उसे जाके बोला कि मुझे अब आरसीएम करना है, बताओ कैसे करना है, तो वो जोर से हंसा, बोला तुमको आज तक आरसीएम याद है? हम तुम्हें फंसाए थे, मेरे पास पैसा आ गया, 1000 रुपया मैंने कमा लिया, तुमने टिक लिया, कपड़ा मिला, 500 रुपया आ गया, खुश रहो, इससे ज्यादा आरसीएम नहीं होता। सर जब ये बात सुने उस बंदे से जिसने मुझे इतने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, करोड़पति बन सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं, गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, वो बंदा बोला कि बस ऐसे ही होता है, लोगों को फंसाना होता है, 400-500 रुपया आ गया, भूल जाओ। 2 दिन तक तो सर बताए ही नहीं कि उससे क्या बात हुई, बोले मिला ही नहीं। फिर जब मैंने पूछा नहीं सही से बताओ कि आखिर हुआ क्या, कैसे करेंगे हम लोग बिजनेस, तो सर ने बोला वो छोड़ चुका है, वो नहीं करता है। उसके बाद हम लोगों ने वो बैग निकाला, उसमें से किट में कुछ टूल्स होती थी उस वक्त, एक तो कैसे करें आरसीएम बिजनेस बुक होती थी, और एक आरसीएम टाइम्स उसमें पत्रिका आती थी। तो उस पत्रिका में से हमने ढूंढना शुरू किया कि कोई तो बताएगा कि करना कैसे। एक नाम आया सामने में, क्योंकि जब बिना सिंपल सर गए थे तो एक लीडर की मीटिंग हुई थी, छोटी सी पोस्टर लगी थी अनिंदो मिश्रा के नाम से। उनका नाम जैसे ही दिखा तो लगा नहीं इस बंदे को तो हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। सर ने उनको फोन लगाया, फोन लगा के बोले सर मुझे आरसीएम करना है, कैसे करना है बताइए। उधर से रिप्लाई आया आरसीएम करना है, मेरे घर आ जाइए। सर ने पूछा आना कहाँ है? बंगाल में बुनियादपुर। ना तो बंगाल में बुनियादपुर कहाँ है पता था, बंगाल तो हम जानते थे बुनियादपुर है दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है, कुछ पता ही नहीं था। सर बोले ठीक है आ रहे, पता किया कैसे जाना है। उन्होंने मेरे पति को पूछा कि कब आना है, मेरे से अनिंदो मिश्रा से बोले कल आ जाओ। उनको भी मजाक लग रहा था, कोई पागल बना रहा था ना मतलब, बोले कल आ जाओ। उसी दिन गाड़ी पकड़े सर पहुंच गए वहां पे, बुनियादपुर पहुंच के वापस से फोन लगाया। उस वक्त हम लोग के पास मोबाइल भी नहीं हुआ, तो पीसीओ में जाकर के फोन करना होता है, पीसीओ का ही नंबर होता है। तो वहां जाके जब फोन किया अनिंदो मिश्रा से बात करनी है, तब जाके सर को लगा मामला कुछ सीरियस है, तो बंदा झारखंड से बंगाल चला गया। फिर उन्होंने अपने रॉयल्टी एजेंट को भेजा, वो लेके गए, और फिर उन्होंने उस दिन प्लान दिखाया, उसके बाद बताया, गाइड किया कैसे करना है बिजनेस को। और उस दिन से जब हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर सफर को शुरू किया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, कुछ और नहीं सोचा, बस एक ही जोश था, एक ही जुनून था कि अपने सपनों को पूरा करना। लेकिन ये जो सपनों को उड़ान मिली, ये जो पहचान मिली, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था मेरी लाइफ की सबसे पहली जो प्रोग्राम थी आरसीएम की, ऊपर वाला मेरे से कुछ ज्यादा ही खुश था, तो वो हमेशा मेरे साथ रहा। जो सबसे पहली इवेंट थी मेरी, वो आरसीएम की 6
25th एनिवर्सरी नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता। और जब हम दोनों पति पत्नी वहाँ गए प्रोग्राम को देखने के लिए, मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, छोटी वाली बिटिया का जन्म होने वाला था। सर ने पहले मना किया कि तुम मत जाओ, इतनी दूर ट्रेवल क्यों करोगी, लेकिन मैंने थोड़ा जिद किया क्योंकि जानता था आरसी मार्केट है क्या, सिर्फ सामान खाने से पैसा दिया, आगे कैसे आएगा ये जुनून है। जब प्रोग्राम में पहुंचे तो हमने इंडियन आर्मी लेट जाने से वीआईपी होती है ना, जो जितना लेट जाएगा उसका उतना महत्व होगा। तो आराम से हम लोग पहुंचे, 11 बजे की टाइमिंग थी, पता चली 12:30 बजे करीब हॉल पे पहुंचे, पता चला हॉल का गेट बंद, हाउसफुल। सेकेंड सिटिंग में जब होगी तब एंट्री हुई, और सेकेंड जो एंट्री होने वाली थी वो होती 2:30 बजे के बाद। तो 12 बजे से 2:30 बजे तक पहले तो लाइन में खड़ा रहना पड़ा। आधा आरसीएम तो वही समझ में आ गया कि ये जितनी भीड़ अंदर है उससे ज्यादा लोग बाहर थे। और जब 3 घंटे खड़े रहने के बाद अंदर जाने का सोचा, इतनी भीड़ थी कि एक बार तो डर गई हूँ, कांपने लगा कि कैसे जाऊंगी, क्योंकि 8वें महीने की प्रेगनेंसी है, इतना भीड़ है। लेकिन मैं सैल्यूट करती हूँ आरसीएम के संस्कार का। मैं जब वहां पहुंची थी मैं किसी को नहीं जानती, क्योंकि खुद नहीं थी, मेरे साथ मेरा अपना कोई नहीं था। और आज भी मैं नहीं जानती कि उस भीड़ में कौन कौन खड़े थे वहां पे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जाने में दिक्कत हो सकती है, तो जो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर थे उन लोगों ने अपने हाथ को एक दूसरे को हाथ को पकड़ के एक कवर बनाया मेरे चारों तरफ, और तब मुझे अंदर बहुत जाते जाते ये तो समझ में आ गया था कि इससे अच्छा बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता है। बाहर में कहाँ मिलती है इतनी कॉपरेशन, हर कोई आपको पीछे खींचने के लिए, गिराने के लिए तैयार होता है, यहाँ कोई जान नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सब इतना कॉपरेट करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही अंदर हॉल में पहुंचे और भीतर का नजारा देखा, इतनी बड़ी भीड़, और हम लोगों को जगह मिला सबसे पीछे सीट, लकड़ी वाली बेंच पे सबसे पीछे बैठे हुए भीड़ का हिस्सा, जहाँ से स्टेज दिख भी नहीं रहा था। वहां जाकर के जब बैठी तो मैंने सर को बोला, सर हम लोगों से आरसीएम नहीं हुई, इतने सारे लोग तो पहले ही आ गए हैं, इतने अचीवर आ गए हैं, अब हम लोग कैसे कर पाएंगे बिजनेस, बहुत लेट हो गई आने। लेकिन सर ने कहा, कहीं ना कहीं सर को भी विश्वास हो गया था कि इस बिजनेस को किया जा सकता है। तो सर ने उसको कहा कि तुम अगर मेरे साथ हो, तुम्हारे सपने मेरे साथ हैं, तो मैं इस बिजनेस के बहुत बड़े लेवल पर जाऊंगा, तुम आज चूज करो जाना कहाँ है। और उस एनिवर्सरी में सबसे पहले पिन लॉन्च हुई, उससे पहले आरसीएम में पिन नहीं था, तो सबसे पहले पिन लॉन्च हुई, और जो सबसे बड़ा पिन था वो रूबी का पिन था, और हमारे आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र भट्ट साहब रूबी के पिन पे आए थे। तो मैंने बोला सर को, सर उसी पिन पे जाना, बस रूबी समझ में आई और कुछ नहीं समझ में आया, एक ही सपना बना, रूबी के पिन पे जाना है, इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। वो जो वीआईपी रो है, सबसे आगे वाले लाइन में लोग जहाँ बैठे हैं वहां बैठेंगे, अपने नाम की सीट रिजर्व है। और उस दिन से जर्नी शुरू किया। आज ऊपर वाले की कृपा से, लाइफलाइन, अपलाइन सभी के सहयोग से आज स्टार होने के लेवल पे हूँ। एक ऐसे जीवन को जी रही हूँ जहाँ एक एक चीज के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ता था, आज जब जो चाहूँ वो करने की क्षमता है। और ये जो कारण है, इसके पीछे सबसे मेन कारण है, जैसे ही मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया, मेरे अपलाइन ने मुझे 2 बातें बताई। इस बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हैं, 2 बातें हमेशा ध्यान में रखो। एक 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, और दूसरी आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, जो भी करते हैं उसको आंख बंद करके सुनो। देखो अपलाइन एक वो भी होता है जिसने मुझे ज्वाइन कराया और बोला कि किसी और को फंसा दिया, भाग जाओ, लेकिन उस अपलाइन की सुनना है जो अपलाइन लगातार अपनी पीठ को चेंज कर सकता है, जो अपलाइन आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो सकता है, जो अपलाइन आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है, वैसे अपलाइन को फॉलो करो। अपलाइन ने मुझे बोला ना 100%
Yes. दीवानगी थी अपने अंदर, क्योंकि उस वक्त प्रोडक्ट में ज्यादा कुछ रेंज नहीं था, सिर्फ कपड़े हुआ करते थे। तो जितनी भी पुराने कपड़े थे घर में, एक शादी वाली साड़ी को सिर्फ रखा, बाकी सारे कपड़े धुले थे। क्योंकि आज से पहनना है तो सिर्फ आसिम का पहनना है, 100% प्रोडक्ट।